Hello students, a very warm welcome to all of you once again in this video of Mizo STD video classes. And here I am going to discuss NEET pattern questions and it's a very interesting chapter, thermal properties of matter. हम लोग करते क्या हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड्स, गैसेस से थोड़ा अवॉइड करेंगे, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जाएंगे तब बात करेंगे. तो सॉलिड या लिक्विड को अगर मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, सो व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस, दैट इज द मेन फोकस ऑफ दिस चैप्टर. अगर आपने इसके जो थ्योरी की वीडियोस हैं वो देख लिए हों, ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन वन बाय वन एंड आई विल गिव यू द idea of how you can handle a question with the, you can say, efficient timings. That is also very important. So here comes your first question. A faulty thermometer has its fixed points marked 5 and 95. ये है आपका lower fixed point और वो है आपका, that is, I will not go close to that, this 95 is the upper fixed point. When this thermometer reads 68, एक कोई रीडिंग ली उसने, तो करेक्ट टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होना चाहिए. अब ये एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है. मैं मैसेज क्या देना चाहता हूं इस क्वेश्चन से कि इन ईच एंड एवरी टॉपिक देयर आर सर्टेन फंडामेंटल फॉर्मूला बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस. आप लोग जब भी रिवाइज करें तो उन पे प्रॉपर एम्फेसाइज जरूर करिए. डोंट स्किप आउट कि अच्छा ये तो चलिए आगे बढ़, नो, डोंट लाइक दैट. अब देखो, इसमें अगर मुझे वो फॉर्मूला नहीं समझ में आया, याद नहीं आया, मीनिंगलेस है ये क्वेश्चन मेरे लिए, मुझे इसे छोड़ना ही पड़ेगा. ठीक. सो लेट्स ट्राई टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस. मैं यहां पे लिख देता हूं C/100 x माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है, चलिए वैल्यूज रख लेते हैं हम लोग. तो C/100 इज इक्वल टू x की जगह 68 माइनस 5 लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन, ये देखिए आपको दिख रहा है अपर फिक्स्ड पॉइंट 95 माइनस 5. तो बच्चों ये मुझे मिल जाएगा इस तरीके से C/100 इज इक्वल टू 63/90. ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये मुझे मिलेगा 9 7 जा 63 अपॉन 10, 10 से ये कैंसिल हो गया. तो भाई C बराबर सीधा सीधा आ गया 70. ठीक है, अब आप देख लो आपके पास में B जो है वो करेक्ट ऑप्शन इसका है. पूरा फॉर्मूला मैंने मेंशन करा है और ऐसे रिजल्ट्स शुरू में इस चैप्टर के मैंने आपको थ्योरी वाले वीडियोस में बताए हुए हैं. मैसेज मेरा सिर्फ इतना है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आप छोड़ेंगे नहीं. ठीक है ना. देखो भाई, हमें तो ये पता नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या वो पूछें. हमें अपनी तरफ से फुल प्रूफ 200% की प्रिपरेशन करनी है, तभी जाके मैं सक्सेस गेन कर पाऊंगा. अगर मैं अपनी प्रिपरेशन में कहीं भी थोड़ा सा लैग करूंगा ना, प्रॉब्लम. फाइन. नाउ कम ऑन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2 which is associated with another concept, and this concept is this one. Two liquids are at temperatures 20 and 40. When same mass of both of them is mixed, the temperature of mixture is 32. What is the ratio of their specific heats? इस क्वेश्चन को, ये भी आप देखो तो बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स मैंने उठाया हुआ है. कैसे? एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दैट इज हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन. बेसिक रिजल्ट है ये. अच्छा, रिजल्ट हमारा आता है m1c1 θ1 माइनस θ2, है ना, इज इक्वल टू m2c2 θ2 माइनस θ3.
तो आइए वैल्यूज रख लेते हैं। m1 m है, c1 c1 है, और थीटा आप देखिए एक टेम्परेचर जो मेरा ज्यादा है वो है 40, ठीक। अच्छा, और जो फाइनल आ गया है वो आ गया 32, फिर m c2, और थीटा 2 इस बारी कितना है, तो इस बारी हमारा ये जो थीटा 2 है वो 32 है बेसिकली, है ना। तो क्योंकि इसी ने हीट ली हुई है, 32 माइनस 20 सॉल्व कर देंगे हम, तो मुझे आंसर जो आएगा वो 2/3 आएगा। आप खुद ही देख लो, m से m कैंसिल हो गया और ये आपको मिलेगा 8, इधर आपको मिल जाएगा 12। सॉल्व करिएगा तो आपको डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, 2/3, ठीक है। ये भी बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। एक फॉर्मूला इसके रिगार्डिंग और लिख देता हूं, हालांकि उसकी यहां जरूरत नहीं है, बट हम लोग उससे mc डेल्टा टी, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन कैलकुलेट। जो ज्यादा टेम्परेचर पे लिक्विड है वो हीट एनर्जी गिव अप करेगा, जो कम टेम्परेचर पे है वो हीट एनर्जी को टेकअप करेगा। लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में, और ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जनरल मेंटालिटी स्टूडेंट्स की क्या है, जैसे ही ज्यादा बड़ा क्वेश्चन देखा चलो आगे बढ़ते हैं, ये डिफिकल्ट होगा। पॉइंट इज पढ़िए उसको, देखिए, फोर्सफुल्ली देखिए, देन यू विल रियलाइज ओहो सो सिंपल। लेट्स स्टार्ट। Two metal rods A and B of equal length and equal cross sectional area are joined end to end। पहली लाइन का यहां पे ट्रांसलेशन मैं कर दे रहा हूं, थोड़ी देर के लिए छुपेगा, डोंट वरी, मैं फिर से इसे शो करूंगा। इक्वल लेंथ, इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। कोफिशिएंट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ A and B आर इन द रेशियो 2 and 3। फिर से जरा कुछ लिखना है मुझे, आऊंगा इसके पास। तो बच्चों ये हो गया 2K, ये हो गया 3K, ठीक है। When the free end of A is maintained at 100 degree centigrade and free end of B is maintained at 0 degree centigrade, तो मान लीजिए ये मेरा है 100, ये 0 और ये थीटा। आपको निकालना है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। बिल्कुल फंडामेंटल हमारा क्वेश्चन। जो फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, अब यहां जगह नहीं है तो वो फॉर्मूला मैं यहां पे लगा रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, हमारे पास रिजल्ट है Q इज इक्वल टू KA डेल्टा थीटा टाइम अपॉन लेंथ। याद आया, सिंपल सा रिजल्ट। जहां पे K है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कई बार इसको कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक क्वेश्चन में आपको आज बताऊंगा, इसी में ही आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा। अब ये फार्मूला मुझे 2 बार लगाना है, कैसे भाई? तो देखिए 2K, ठीक, एरिया तो सेम है, डेल्टा थीटा टेम्परेचर का डिफरेंस, तो 100 माइनस थीटा। अच्छा, टाइम है कुछ, अपॉन L इज इक्वल टू, आइए 3K, थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा इससे, इंटू A थीटा माइनस 0 इंटू T अपॉन L। अब हम लोग ना जरा कैंसिल कर डालते हैं जो टर्म्स हमारे मतलब के नहीं हैं। KALT खत्म हो गया। मुझे मिला 200 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। दिस इंप्लॉइज दैट 5 थीटा इज इक्वल टू 200, तो थीटा बराबर मुझे मिल गया 40। तो बच्चों ये आ गया हमारा टेम्परेचर, करेक्ट ऑप्शन आपका आ गया बी, ठीक। बहुत ही बेसिक के साथ, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कई बारी कॉम्बिनेशन दे देते हैं उसका। Let's clean up this area. This is question number 4.
The ratio of thermal conductivity of two rods of different materials is 5:4. The two rods of same area of cross section and same thermal resistance will have the lengths in the ratio. तो अब हम लोग सबसे पहले एक फार्मूला रिकॉल करते हैं जो मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है अपने कॉन्सेप्ट वीडियोस में, और वो फार्मूला था हमारा R इज इक्वल टू L अपॉन KA, थर्मल रेसिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ लेंथ, एरिया एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, अब इसमें ये कहा गया है कि सेम थर्मल रेसिस्टेंस, तो R1 मुझे लिखना चाहिए L1 अपॉन K1 A1 और R2 मुझे लिखना चाहिए L2 अपॉन K2 A2। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि R1 R2 एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू R2, सो L1 अपॉन K1A इज इक्वल टू K2A। ठीक, ए से तो हो गया कैंसिल। अब देखिए आपको निकालना है लेंथ का रेशियो, और आपकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, उसका रेशियो आपको गिवन है 5:4। ठीक, तो आप ये वैल्यू यहां पे अगर रख दोगे तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। दैट वे मैं यहीं पे रख देता हूं, इधर ही पास में, L1 अपॉन 5K, L2 अपॉन 4K। लीजिए आपका आंसर आ गया कि L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 5/4। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। Now let's go for question number 5. Two metallic rods of same length, same material, same area of cross section are connected, पहली बार सीरीज में, दूसरी बार पैरेलल। चलिए जरा डायग्राम बना लेते हैं। लेंथ, एरिया, मटेरियल सब कुछ सेम है, तो बच्चों ये तो हो गया सीरीज का कनेक्शन, रॉड ए रॉड बी, ठीक है, और यहां बना देता हूं छोटा सा भाई, ये हो गया पैरेलल का कनेक्शन। ठीक, द कंडक्टिविटी ऑफ कॉम्बिनेशन वुड बी हाउ मच। अब यहां पे आप फार्मूला लगाना शुरू कर दोगे जो भी इससे ठीक पहले मैंने करा था रेसिस्टेंस वाला, R इज इक्वल टू L अपॉन K, फिर ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं तो कंडक्टिविटी आपकी निकलेगी सीरीज में अपोजिट टू द रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन, अकॉर्डिंगली वैल्यूज आपको आंसर आएगा K/2 पहले वाले का। दोबारा पैरेलल में निकालोगे आपको आंसर आएगा 2K, आप कहोगे करेक्ट आंसर इज बी, विच इज रॉन्ग। यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको पिक किया। एक्चुअली ये फाइनल K की बात कर रहे हैं, और आपको पता है K जिसको हम लोग एग्जैक्टली कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और इसकी वैल्यू लेंथ, एरिया, ये वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल। अब जब ये कह दिया गया कि दोनों मटेरियल सेम हैं तो हम खत्म बात, ठीक है। तो ऐसे थोड़े से क्वेश्चंस अगर मिलते हैं आपको, थोड़ा केयरफुल होकर सोचना पड़ेगा कि साफ साफ ये कह रहा है K इज कंडक्टिविटी, तो K जो होता है भाई, अभी देखो आप अगर ध्यान से याद करो तो अभी दूसरे क्वेश्चन में ही मैंने फार्मूला लिखा था, Q इज इक्वल टू KA डेल्टा थीटा T अपॉन L। वो K जो था ना वो रेशियो था, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के लिए एक कांस्टेंट की वैल्यू थी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस में गलती मत करिएगा, आप सॉल्व करके आ जाओगे खुशी खुशी, फिर ध्यान आएगा कि ओहो ये बात थी और कंडक्टिविटी की बात की गई थी। ये बेसिकली इसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब कई सारी बुक्स में इसको इस तरीके से मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। हियर कम्स योर क्वेश्चन नंबर 6, काफी बड़ा सा क्वेश्चन और विद अ ग्राफ। ठीक है, एक नाम बहुत कॉमन है फिजिक्स में, रिस्पेक्टेड मिस्टर न्यूटन, तो उनका थर्मोडायनेमिक्स में भी कंट्रीब्यूशन है। ये क्वेश्चन उन्हीं पे, उसी कंट्रीब्यूशन, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। क्या क्वेश्चन है?
टू सर्कुलर डिस्क ए एंड बी विद इक्वल रेडियस आर ब्लैकेंड, वो काला कर दिया गया बाय पेंट और समथिंग. दे आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर एंड आर कोल्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन. ठीक है, सेम टेम्परेचर तक गर्म किया गया, सेम रूम में रख दिया गया, अब वो ठंडी होनी शुरू हो गई. एक्चुअली ये कहीं नहीं कहा गया है कि इनका जो मटेरियल है वो सेम है, और कूलिंग या हीटिंग जो है ना थर्मल मतलब कैपेसिटी जिसको आप कहोगे स्पेसिफिक हीट, वो डिपेंड करती है मटेरियल कैसा है. What conclusion do you draw from their cooling curves? अब इन कूलिंग कर्व्स को देख के आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो. ठीक, आइए इस पे बात करते हैं. देखिए, न्यूटन का फॉर्मूला था कूलिंग और हीटिंग को लेके, तो फॉर rate of cooling is proportional to 1 upon specific heat. ऐसा रिजल्ट है, यानी कि R is directly proportional to 1 upon S, यानी कि जिसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी. ठीक, तो अब इस लॉजिक को जरा यहां अप्लाई करते हैं. अगर हम ध्यान से देखें तो A का रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है कंपेरेटिवली टू B. तो अब एक बात तो तय हो गई कि इसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी, इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी. पढ़ना शुरू करते हैं. A और B की सेम बेकार है. स्पेसिफिक हीट ऑफ A इज लेस, करेक्ट बात है. B को भी देख लीजिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ B इज लेस, नहीं ज्यादा है. नथिंग कैन बी, तो करेक्ट हो गया हमारा बी ऑप्शन. सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है. फाइन. नाउ हियर कम्स योर क्वेश्चन नंबर 7. देखिए, ये भी न्यूटन्स की लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस है, जिसमें मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया था कि अगर रूम का टेम्परेचर, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, मैं क्वेश्चन पे फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, एक ये ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर सपोज मैंने कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस रूम में इस वक्त AC चल रहा है, तो रूम का टेम्परेचर हमने 27 रखा है. इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ऑब्वियसली कूलिंग शुरू होगी. 100 से 90 कूलिंग अगर टाइम T में होगी, तो 90 से 80 की कूलिंग उस टाइम से ज्यादा टाइम में होगी. ये कॉन्सेप्ट इस न्यूटन्स के लॉ ऑफ कूलिंग से पता चलता है. तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है. इसको कैसे करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं. बॉडी इन लेबोरेटरी टेक्स 4 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 61 to 59. इफ द लेबोरेटरी टेम्परेचर इज 30, यानी रूम टेम्परेचर, देन द टाइम टेकन बाय टू कूल फ्रॉम 51 to 49 इज हाउ मच. ठीक, चलिए हम लोग पहले अपना वो बेसिक फार्मूला लिख लेते हैं. तो हमारा बेसिक फार्मूला था θ1 माइनस θ2 अपॉन T इज इक्वल टू K, θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस थीटा सराउंडिंग. याद आया रिजल्ट? ठीक, तो बस इसी फार्मूले का हम लोग 2 बार यूज करेंगे, और प्लीज वो गलतियां मत करिएगा कि आप इसको सॉल्व करने लग जाएं. देखिए कैसे करना है आपको. हम लोग वैल्यूज भर रहे हैं. 61 माइनस 59, ठीक है. अब चूंकि यहाँ गैप नहीं है तो मुझे इधर आना पड़ा है. अपॉन टाइम कितना लग रहा है भाई? 4 इज इक्वल टू, अब 61 प्लस 59 अगर हम जोड़ें तो ये मुझे देगा 120. 120 को मैं 2 से डिवाइड करूं, मुझे मिलेगा 60. के 60 माइनस 30, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1. दूसरी इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो मुझे मिलेगा 51 माइनस 49 अपॉन टाइम t इज इक्वल टू के, और ये बच्चों मुझे देगा 51 49 50 दैट इज 100, और ये 2 50 माइनस 30, ये मुझे दे देगा इक्वेशन नंबर 2. मुझे अब कुछ नहीं करना है,
सिर्फ 1/2 कर देना है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आप डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए। के कैंसिल हो जाएगा, बाकी टर्म सॉल्व हो जाएंगे। यू विल गेट t = 6 मिनट। तो अगर मैं यहां देखूं तो B जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है। B इज करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। आप लोग गलती क्या करते हो, इसको सॉल्व कर डालते हो। अरे भाई, इसमें से 2/4 1/2 इस टाइप से सॉल्व मत करो, उतना आप एफर्ट्स खराब मत करो। इतना रखा, सीधा आपने डिवाइड किया, कैंसिल हुआ। हमें खाली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, हमें क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व करने हैं। 45 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स, इससे ज़्यादा का टाइम है ही नहीं आपके पास। ठीक है, और उसमें फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपके थोड़ा सा लेंदी हो, कुछ मुश्किल हो जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है, किसी में आपको कोई फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ सकता है। हाँ, और उसी 3 घंटे के एग्जाम में आपको अपनी अटेंडेंस शीट भी भरनी है, इंस्ट्रक्शंस भी सुनने हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो प्लीज़ कैलकुलेशन फास्ट रखनी है मुझे, अप्रोच भी फास्ट रखनी है, तो कई सारे पैरामीटर्स मुझे सोच के चलने हैं। Now it comes question number 8. A long metallic bar is carrying heat from one of its ends to other end under steady state. Steady state का मतलब है कि rate of heat flow जो है वो constant है। ठीक, The variation of temperature theta along the length x of the bar from its hot end is best described by the graph. तो सबसे पहले अभी जो फॉर्मूला मैंने लिखा ना, लगभग वैसा ही एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम मेंशन कर रहे हैं। ठीक, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको फॉर्मूले खास करके इस टाइप के चैप्टर्स में रिकॉल नहीं करते हैं तो डिफ़िकल्टी आएगी। तो चलिए हम लोग उस फॉर्मूले को मेंशन करते हैं। पॉइंट सिर्फ इतना है कि कीप रिवाइजिंग। तो ये न्यूटन का ही रिजल्ट है, T1 माइनस थीटा अपॉन x अपॉन KA, ठीक, इज इक्वल टू थीटा माइनस T2। अभी 2 बार इसके जैसे रिजल्ट्स का मैंने यूज किया है, L माइनस एक्स अपॉन KA। ठीक है, जो फॉर्मूला अभी लिखा था उसी को थोड़ा सा चेंज किया है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ऑन, क्योंकि हमें ना एक स्पेसिफिक शेप चाहिए इस फॉर्मूले का। ऑन सॉल्विंग तो मुझे थीटा मिलेगा माइनस T1 माइनस T2 इंटू x/L प्लस आपका T1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जरा कंपेयर करिए y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो आप देखोगे कि ये c जो है ये तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, लेकिन इसका स्लोप जो है वो निगेटिव है। साफ दिख रहा है आपको, y थीटा है। आइए अब इस इक्वेशन से आप एक बार इसको ध्यान से देख लो, फिर हम लोग अपने एनालिसिस पे चलते हैं। ठीक, देखिए ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन में ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, या तो ये या ये। इसमें क्या कोई स्लोप है? इसमें क्या इंटरसेप्ट है? नहीं है। स्लोप भी निगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, खत्म। और कौन सी इक्वेशन हमने यूज करी? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ऐसे बेसिक इक्वेशंस आप बेसिक मैथमेटिक्स में करते ही हो। ठीक है, so now it comes question number 9. देखिए, 6 identical conducting rods are joined as so. Point A ये वाला and D ये वाला are at 200 और ये 20. ठीक, the temperature of junction B is how much? अब इसके लिए थोड़ा सा हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं। मैं 2-3 बार अभी इसी डिस्कशन में आपसे डिस्कस कर चुका हूं अबाउट थर्मल रेसिस्टेंस, R इज इक्वल टू L अपॉन K इंटू A। हम लोग ये मान लेते हैं कि ये एक रेसिस्टर है, ये एक रेसिस्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये इस टाइप से 6 रेसिस्टर्स मेरे पास लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये दोनों सीरीज में हैं तो इनका रिजल्टेंट मुझे 2R मिल गया। ये दोनों सीरीज में हैं, इनका रिजल्टेंट मुझे 2R मिल गया।
इन दोनों को पैरेलल में जोड़ा तो रेसिस्टेंस नेट जो आया बच्चों वो हो गया R। ठीक है, अब देखिए R R R सीरीज में जुड़े हैं तो नेट रेसिस्टेंस हो गया 3R। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, A और D ये है 200 पे, देख लीजिए, और ये है 20 पे, तो दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ वो हुआ 180। ठीक, तो 180 को तीनों में इक्वल अगर हम डिवाइड करें तो इसका टेम्परेचर 60, इसका 60 और इसका भी 60। ठीक, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि इस B पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो आप देख लो, अब हो क्या रहा है, वो 20 हो गया है, ये 3R है, तो इक्वल रेसिस्टेंस जब मैं डिवाइड करूंगा, मैं हट जाता हूं, आप डायग्राम इजीली देख लो। ठीक है, सो नाउ इट विल गिव यू हाउ मच, इट विल गिव यू 140 एज योर आंसर। फाइन, इस अप्रोच के साथ जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे लिए इसे सॉल्व करना ज्यादा आसान है। ठीक है, आप चाहो तो अपना वो Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा वो वाला भी कॉन्सेप्ट डाल सकते हो इसमें, बट मुझे लगा कि इस तरीके से विजुलाइज करना ज्यादा आसान है। सो 140 इज द आंसर। एंड देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10। अगर मैं इसके लिए कहूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना भी मैं वेरी वेरी करूं कम है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद करो, ये थ्योरेटिकली हम लोगों ने डिस्कस किया। कैसे? फेज चेंज ऑफ मटेरियल, सॉलिड लिया, हीट देनी शुरू की, लिक्विड बना, उसके बाद हीट देते रहे, गैस बना। तो जब जब फेज चेंज होता है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया हुआ है, जब जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आता है। उस टाइम पे आप फार्मूला लगाते हो Q इज इक्वल टू ml का, जहां L होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ द मटेरियल, और जहां टेम्परेचर चेंज करता है वहां आप mc डेल्टा T लगाते हैं। आइए जरा इसको हम लोग एनालाइज करते हैं कि कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को ये ग्राफ याद है। ठीक, ये सब बेकार फालतू की बात है। शुरू करते हैं। -10 पे था, तो जब मैंने आइस को हीट एनर्जी देनी शुरू की तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, 0 तक आएगा, वो ये फेज है। अब 0 के आगे जब हम देंगे तब आइस मेल्ट करनी शुरू करेगी। अब आइस जब मेल्ट करनी शुरू करेगी तो क्या होगा, अब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्टेट चेंज होगी। ठीक, उसके बाद जब कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर हो जाएगा और हम हीट एनर्जी अब भी दे रहे हैं तो क्या होगा, अब उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। फाइनली पानी आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बॉइलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। जब बॉइलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी तब टेम्परेचर का बढ़ना रुक जाएगा। ठीक, यहां पे कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, थिक लाइन मैंने रखी हुई है जस्ट टू शो इट। ये कह रही है कि आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते जाओ, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ -8 -5 -4 होते होते 0 पे आएगी, तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक, सो स्टूडेंट्स, इट वाज अ डिस्कशन ऑफ योर टॉपिक दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने एक इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट करने की कोशिश की। ठीक, सो होप आप थोड़ा सा टाइम डिवोट करेंगे इसके ऊपर और रिवाइज करेंगे। विद दिस पॉजिटिव एस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बिकमिंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम।